दोस्तों, कल मैंने पिछले महीने रिलीज़ हुई फ़िल्म द नन 2 देखी। तो आज की वीडियो में कई सारे स्पॉयलर्स होने वाले, तो मेरी आप लोगों को सलाह है कि अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। द नन 2 मूवी एक टेक्निकली वेल मेड फिल्म है। हाँ, पर इसका प्लॉट थोड़ा सा वीक है क्योंकि आप बड़े आराम से सब कुछ प्रिडिक्ट कर पाओगे। अगर आप कॉन्जरिंग यूनिवर्स में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं तो आप इस मूवी को थिएटर में जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप इस मूवी का OTT पर आने पर वेट कर सकते हैं और फिर आराम से इसे देख सकते हैं अपने फ़ोन पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हेडफोन्स पहन लीजिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 1956 में, जहां हम फ्रांस के टेरेस्कॉन जगह देखते हैं। यहाँ जैक्स नाम का बंदा चर्च में फादर की मदद करता था, लेकिन एक दिन जब वो बेसमेंट में फादर के लिए वाइन लेने जाता है तो वहाँ वाइन का जार अचानक से बर्स्ट कर जाता है। इनफैक्ट जब वो एक फुटबॉल को अंधेरी जगह पर किक करता है तो फुटबॉल वापस आ जाता है। हम समझ जाते हैं कि इस जगह को वैलेक यानी कि नन हॉन्ट कर रहा है। इनफैक्ट जब जैक्स फादर के पास जाता है वो फादर को एकदम से हवा में लेविटेट करते देखता है और उनके शरीर में आग लग जाती है, यानी जैक्स के सामने ही फादर मारे जाते हैं। और इसके ठीक बाद हम एक इंसान को चर्च के पास से ही कहीं जाते देखते हैं जिसकी परछाई नन जैसी थी। दिस डिपिक्टेड कि ये इंसान जो कोई भी है उसे ही वैलेक ने पजेस कर रखा है। यहाँ से कहानी सिस्टर आयरन पर फोकस करती है, जिन्हें हमने नन के पार्ट 1 में भी देख रखा है। सिस्टर आयरन सिस्टर डेब्रा के काफ़ी क्लोज है और यहाँ डेब्रा थोड़ी रिवेल सी है। ये दोनों एक दूसरे से अपनी पास्ट स्टोरी शेयर करती हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि डेब्रा मिसिसिपी से है, जहाँ कुछ ट्रबल के कारण उनका घर जला दिया गया था, जिसके बाद डेब्रा के भाई ने मिलिट्री ज्वाइन कर ली और डेब्रा को चर्च ज्वाइन करवा दिया गया। वहीं आयरन बताती है कि वो अपनी मॉम से काफ़ी क्लोज थी और उनकी मॉम काफ़ी रिलीजियस भी थी। उनको कुछ विजन्स आया करते थे और ऐसे में आयरन के पिता ने डॉक्टर को बुलाकर आयरन को उनकी मॉम से अलग कर दिया और आयरन ने चर्च ज्वाइन कर लिया। एनीवेज एक दिन आयरन को सपना आता है जहां वो नन को देखती है और यहाँ मॉरिस नन से पजेस्ड होकर मदद की गुहार लगा रहा था। अब आप पूछोगे कि मॉरिस कौन है? वेल, अगर आप लोगों ने नन का पार्ट 1 देख रखा हो और अगर आपको याद हो तो उसमें मॉरिस था, और अगर नहीं भी याद है तो मैं हूं ना, आगे बताऊंगी ज़रूर आपको। इत्तेफाक से उसी दिन सिस्टर आयरन से मिलने हायर अप्स आते हैं और उनसे कहते हैं कि हाल फिलहाल में कई लोग मारे जा रहे हैं और हो न हो ये किसी डेविल का काम है। फॉर एग्जाम्पल, सेलेस्टर हंगरी में एक इंसान की मौत हुई, देन ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही कुछ हाल हुआ और ऐसे ही कई और जगहों पर हादसे हुए। और रिसेंटली तो हमने मूवी की स्टार्टिंग में ही देखा था कि टेरेस्कॉन में फादर के साथ क्या हुआ था, मूवी की स्टार्टिंग सीन में, कि वो जल कर मारे गए थे। तो हाँ, ये भी इसी ईविल चेन का हिस्सा था। ये एक तरह का पैटर्न जैसा था जहाँ लोग मारे जा रहे थे और कहीं ना कहीं ये एंटिटी वेस्ट की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि यही ईविल एंटिटी लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रही थी। लोगों का अनुमान लगा रहे थे कि इस इविल एंटिटी का जन्म रोमानिया से हो सकता है। तो ऐसे में सिस्टर आयरन को इसे जड़ से खत्म करना है। आयरन पहले तो मना कर देती हैं, लेकिन उनके अलावा इस तरह की इविल एंटिटी को हैंडल करने का एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं था, इसलिए उन्हें ही इस टास्क को लेना पड़ता है। तो आयरन निकल जाती हैं इस पूरी केस की छानबीन करने और यहाँ डेब्रा भी चोरी छिपे आयरन के साथ ट्रेन पर आ जाती है। ये दोनों फिलहाल फ्रांस के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम फ्रांस के एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल का नज़ारा देखते हैं, जहाँ मैडम लॉरेन इस स्कूल को चलाती हैं। स्कूल में एक केट नाम की टीचर है जिनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है सोफी। सोफी एक बहुत ही अच्छी बच्ची है, लेकिन इस स्कूल में कुछ बदमाश लड़कियां भी हैं जो कि सोफी को बुली करती हैं। स्कूल में हम मॉरिस को भी देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने द नन पार्ट 1 देखी हो तो उस पार्ट में मॉरिस ने ही सिस्टर आयरन को लास्ट में बचाया था। लोग उसे प्यार से फ्रेंची भी बुलाते थे। वेल, वही मॉरिस है। मॉरिस यहाँ हर तरह के काम करता था, जैसे प्लम्बिंग, गार्डनिंग,
बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो स्कूल को मेंटेन करने का हर काम करता था। अब यूं तो मॉरिस काफी काइंड है, केट पर लाइन मारता है, सोफी उसे पसंद करती है, लेकिन उसका एक डार्क साइड भी है। अब पिछली फिल्म के एंड में डेविल मॉरिस के अंदर ही आया था और हमने इस बात को देखा भी था। मॉरिस अब तक पोजेस्ड है और कभी कभी वो अजीब हरकतें करता है। एक बार वो अपने घर में आए सामान की डिलीवरी करने वाले बच्चे को ही मार गिराता है। इनफैक्ट मूवी की स्टार्टिंग में जिस इंसान की परछाई नन जैसी थी वो मॉरिस ही था, यानी मॉरिस ही नन के प्रभाव में ये सारे कत्ल कर रहा था। एनीवेज, एक बार स्कूल की वो बुली लड़कियां सोफी को चैपल में फंसा देती हैं, जहाँ जाना सख्त मना था। इस चैपल में हम असाधारण गतिविधियां देखते हैं जो कि ऑब्वियसली नन की करतूत थी। इनफैक्ट यहाँ एक ग्लास था जिस पर एक मॉन्स्टरस गोट की पिक्चर थी। जब लाइट एक पर्टिकुलर एंगल पे ग्लास को हिट करती थी तो गोट की आंखें रेड हो जाती थी और वो रेड आई एक स्पेसिफिक स्पॉट पे लाइट मारता था या फोकस करता था। अब चैपल के अंदर कई बार सोफी को नन दिख रही थी और उसे डर लग रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर मॉरिस उसे बाहर निकालता है और यहाँ हुई असाधारण गतिविधियों के कारण सोफी काफी ज्यादा डर गई थी। इनफैक्ट बाहर आने के बाद भी सोफी को नन दिखाई दे रही थी और ऐसे में सोफी को फील होने लगा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इधर मॉरिस केट से पूछता है कि आखिर इस चैपल को लॉक करके क्यों रखा गया है और बच्चों को यहाँ जाने क्यों नहीं दिया जाता है। अब केट बताती है कि मैडम लॉरेन का पहले एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम सिट्रिक था और पास्ट में जब बॉम्बिंग वगैरह हुआ था तब सिट्रिक उसी जगह पर मारा गया था। तो तभी से मैडम चैपल को लॉक रखती है और वहाँ किसी को भी जाना मना है। खैर, दूसरी तरफ सिस्टर आयरन और सिस्टर डेबरा टेरेस कॉन पहुंचते हैं और वो लोग उसी चर्च में जाते हैं जहाँ के फादर जलकर मारे गए थे। वहाँ से उन्हें पता चलता है कि कोई फ्रेंची यहाँ काम करता था और फ्रेंची का नाम सुनते ही सिस्टर आयरन समझ जाती है कि फ्रेंची और कोई नहीं बल्कि मॉरिस ही है। एंड देन मॉरिस तो पिछले पार्ट में नन से भी भिड़ गया था, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि मॉरिस ही पॉजेस्ड है। आयरन यहाँ जैक्स से भी मिलती है और उसे जैक्स के पास फादर का होजरी भी देता है। वो जैक्स का पीछा करती है, लेकिन चलते हुए वो एक सुनसान गली में पहुंच जाती है जहाँ एक बुक स्टॉल की पेजेस अपने आप पलटकर नन की पिक्चर बनाते हैं और यहाँ नन आयरन को एक तगड़ा जंप स्केयर देती है जिससे आयरन बहुत ज्यादा डर जाती है और बेहोश हो जाती है। एंड वक्त पर डेबरा वहाँ आकर आयरन को डॉक्टर के पास ले जाती है और यहाँ बेहोशी की हालत में आयरन कुछ चीजें देखती है, लाइक आग और कोई इंसान किसी औरत की आंखों में चाकू मार रहा है इत्यादि। अब हमें समझ नहीं पाता कि ये विजन्स क्या थे, लेकिन इसका सेंस थोड़ी देर में आगे आपको पता चल जाएगा। दूसरी तरफ स्कूल में मैडम लॉरेन को रात में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो बाहर जाकर चेक करती हैं और वहाँ चैपल के गेट पर मॉरिस अपना सर पटक रहा था। मैडम फौरन मॉरिस को पुकारती है और वो तुरंत होश में आ जाता है, जिसके बाद वो यहाँ से अजीब तरह से बिहेव करके चला जाता है। अब मॉरिस के जाने के बाद भी मैडम को चैपल के अंदर से आवाजें आ रही थी जो कि मामा कह रहा था। मैडम चैपल के अंदर जाती है और वहाँ उन्हें उनका बेटा सिट्रिक का घोस्ट दिखता है जिसके पीछे ऑब्वियसली नन थी। सिट्रिक का घोस्ट मैडम पर हमला कर देता है और वहाँ का एक भारी भरकम चेन मैडम पर गिरता है जिससे वहीं उनकी मौत हो जाती है। अगली सुबह केट को मैडम की लाश चैपल में मिलती है और पूरा स्कूल शॉक में चला जाता है, स्पेशली सोफी। वहीं दूसरी तरफ आयरन को भी होश आता है और अब उसे कुछ चीजें समझ आने लगी थी। सबसे पहले वो हर उन कत्लों की फोटोज को देखती है जो कि डेविल ने किसी न किसी तरह एसोसिएटेड थे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि डेविल कई लोगों को अलग अलग जगह मारे जा रहा है। इस सब का जो फोटो था उसमें एक सिंबल कॉमन था और वो ही सिंबल जैक्स के पास वाले होजरी में भी था। इसके अलावा अपने विजन में वो सेंट लूसी को भी देखी थी जिन्हें पास में पेगन्स ने मार डाला था और उनकी आंखों को निकाल दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इस सिंबल का सेंट लूसी की हिस्ट्री से कोई ना कोई संबंध जरूर था। यही जानने के लिए आयरन अपने एक फ्रेंड को विजिट करती है जो कि कैथोलिक आर्काइव्स में काम करता था। वो ये सिंबल तुरंत पहचान जाता है और वो ये बताता है कि दरअसल ये एक फैमिली कर्स्ट है। जब पास्ट में बहुत पहले सेंट लूसी को पेगन्स द्वारा मार दिया गया था और उनकी आंखें निकाल दी गई थी, तब सेंट लूसी की फैमिली बच गई थी
उन्होंने लूसी की आईज, जो कि अब एक होली रेलिक थी, उसे प्रोटेक्ट किया। तो जिसके पास भी ये सिंबल या फैमिली कर्स्ट है, वो कहीं ना कहीं सेंट लूसी के वंश से जुड़ा हुआ है और ये डेविल उन्हीं को हंट कर रहा है, क्योंकि डेविल को वो होली रेलिक चाहिए था। दरअसल हो सकता है कि ये डेविल पहले एंजल हुआ करता था, जिसे गॉड ने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में उसने अपनी पावर्स खो दी होंगी और इस होली रेलिक को पाकर वो अपनी पावर्स वापस से हासिल कर लेगा, यानी कि एक डेविल जिसके पास एंजल की ताकत हो। इसलिए वो जगह जगह जाकर इस फैमिली को मार रहा है। बेसिकली वो उस होली रेलिक को खोज रहा है, विच इज आइज ऑफ सेंट लूसी। तो इससे पहले कि वो डेविल यानी नन होली रेलिक को खोज दे, आयरिन को वो रेलिक खोजना होगा और उसी रेलिक की मदद से नन को वापस से नर्क में भेजना होगा, क्योंकि ये रेलिक काफी पावरफुल है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर ये रेलिक होगा कहाँ? वेल, इन्हें पता लगता है उसी आर्काइव्स वाले बंदे से कि जलपल रिडाल नामक इंसान के पास ये रेलिक था, जो कि इसे एक मॉनेस्ट्री में दफना दिया था। देन उस जगह पर एक वाइन सिनरी बना और फिलहाल वहाँ एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल है, यानी कि जिस बोर्डिंग स्कूल में इस समय केट और मॉरिस हैं, उसी के चैपल के अंदर वो रेलिक है, जहाँ पहले वाइनरी हुआ करती थी और उससे पहले मॉनेस्ट्री। सबसे जरूरी बात है, नन उसी जगह पर है क्योंकि वो रेलिक खोज रही है मॉरिस को पोजेस करके। ये जानते ही कि रेलिक कहाँ है, सिस्टर आयरिन और डेब्रा दोनों गर्ल्स स्कूल के लिए निकलती हैं। नाउ स्कूल में हम मॉरिस को देखते हैं, जो कि सोफी और केट के साथ था और अचानक ही नन उसके ऊपर हावी हो जाती है। उसका ये हाल देख सोफी डर जाती है। इनफैक्ट नन सोफी पर हमला भी कर देती है। मॉरिस किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए केट और सोफी को वहां से भगाने लगता है, लेकिन एन मौके पर सिस्टर आयरिन वहां पहुंचती है। आयरिन कहती है कि डीमन मॉरिस के अंदर है और जैसे ही मॉरिस को कन्फ्रंट किया जाता है, मॉरिस पूरी तरह से पजेस हो जाता है। मॉरिस सिस्टर आयरिन और डेब्रा पर हमला कर देता है, लेकिन डेब्रा किसी तरह मॉरिस के सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद ये लोग मॉरिस को बांध देते हैं और चैपल में रेलिक ढूंढने लगते हैं। यहाँ सोफी उन्हें वही गोट की रेड आई वाला ग्लास दिखाती है और डेब्रा बाहर से इस पर टॉर्च की लाइट मारती है और ये रेड आई जिस जगह जमीन पर रेड पॉइंट करता है, उसे खोदने पर उन्हें वाकई में वो होली रेलिक मिल जाता है, यानी कि आइज ऑफ सेंट लूसी। दूसरी तरफ मॉरिस को होश आ जाता है और वो खुद को वहां से छुड़ा कर निकल जाता है। पोजेस मॉरिस के अलावा हम एक डेविल को भी वहाँ अपने असली फॉर्म में देखते हैं, जो कि हॉस्टल की बाकी बच्चियों पर अटैक कर देता है, स्पेशली सोफी को बुली करने वाली लड़कियों पे। बच्चियों को डेब्रा किसी तरह से बचाती है, लेकिन ये डेविल अलग अलग रूप में इन बच्चियों को डरा रहा था। एक होल से देखने पे डेविल बच्चियों को मैडम के रूप में दिखता है, जिनके फेस पर कॉकरोचेस थे। कॉकरोचेस इसलिए क्योंकि कॉकरोचेस से वो डरती थी और ये बच्चे कई बार मस्ती में मैडम के घर पर कॉकरोचेस छोड़ देते थे। खैर, वही दूसरी तरफ मॉरिस आयरन पर हमला कर चुका था। ऐसे में सोफी रेलिक लेकर वहां से बेल टावर पर चढ़ जाती है और मॉरिस सोफी के पीछे पीछे उस टावर में जाता है। जब मॉरिस सोफी के पास पहुंचता है तो ये रेलिक एक्टिव हो जाता है और हम उसमें से एक येलो लाइट जलते देखते हैं, जिसमें मॉरिस थोड़ा विचलित हो जाता है। इन सब असाधारण गतिविधियों के कारण पूरा बेल टावर हिलता है, जिससे बेल टूट जाता है और पूरी बिल्डिंग काइंड ऑफ कोलैप्स करने लगती है और सोफी किसी तरह जान बचाकर नीचे आती। यहाँ आयरिन सोफी से मिलती है और हम पजेस मॉरिस को भी देखते हैं। ऐसे में आयरिन रेलिक की मदद से मॉरिस को रोकती है और हम मॉरिस की आंख, नाक और मुंह से खून निकलते देखते हैं। इस सीन को देखकर ऐसा लगता है मानो मॉरिस मारा गया। इनफैक्ट सभी लोग रोने भी लगते हैं, लेकिन अचानक ही मॉरिस उठता है और रेलिक छीन लेता है। देन वो रेलिक को जलाकर उसकी पावर्स को काइंड ऑफ पा लेता है, जिसके बाद हम नन को उसके पीछे प्रकट होते देखते हैं, जो कि अपने सबसे डरावने और भीषण रूप में थी। दूसरी तरफ बच्चों के ऊपर डेविल अभी भी अटैक कर रहा था और केट इन बच्चों को संभाल रही थी। डेविल एक बच्ची जो बुली गर्ल्स की मेन गर्ल थी उसको स्टैप कर देता है, लेकिन यहाँ सभी दिमाग से काम लेकर कहीं ना कहीं डेविल से छिप रहे थे। बच्चों की मदद छिपने में केट कर रही थी, क्योंकि डेब्रा फिलहाल सोफी और आयरिन के पास चली गई थी।
अब नन की बात की जाए तो वो रेलिक पाकर काफ़ी पावरफुल हो चुकी थी, जिसके बाद वो सोफी, आयरन और डेबरा पर हमला कर रही थी। नन आयरन को ठीक मूवी के पहले सीन की तरह हवा में उड़ा देती है और जलाने लगती है, लेकिन तभी आयरन को उसकी माँ की याद आती है, जो हमेशा कहा करती थी कि वो हमेशा उसके साथ है। आयरन के इस बिलीफ के कारण आग बुझ जाती है और अब आयरन समझ चुकी थी कि नन को कैसे हराया जाए। दरअसल ये पूरा खेल बिलीव करने का है गॉड पर। फॉर एग्जाम्पल चर्च में वाइन दिया जाता है और कहा जाता है कि ये क्राइस्ट ब्लड है, और फिर एक सर्कुलर ऊर्जा सा कुछ दिया जाता है और कहा जाता है ईट द क्राइस्ट बॉडी। सिमिलरली अभी वो वाइन सेलर में है और अगर वो प्रे करके बिलीव करेंगे तो यहाँ का सारा वाइन क्राइस्ट ब्लड की तरह काम करेगा। नन के पार्ट 1 में भी नन को क्राइस्ट ब्लड से ही हराया गया था। बस फिर क्या, आयरन और डेब्रा प्रे करती हैं जिससे सेलर का सारा वाइन फट कर नन के ऊपर गिरता है और ये क्राइस्ट ब्लड की तरह काम कर रहा था। यानी कि इससे नन जल जाती है और डेविल भी खत्म होता है। कम से कम नर्क तो पहुंच ही गई होंगी। धीरे धीरे मॉरिस भी नॉर्मल होता है, सब कुछ ठीक हो चुका था। मूवी के एंड में हम मॉरिस को एकदम हेल्दी देखते हैं और वो केट और सोफी के साथ है। उसका टमाटर भी अब उग गया था। अब आप कहेंगे कि यहाँ टमाटर कहाँ से आ गए? तो पिछले पार्ट के एंड में आयरन ने मॉरिस को टमाटर के सीड्स दिए थे क्योंकि मॉरिस को फार्मिंग करना पसंद था। मॉरिस ने उन सीड्स की फार्मिंग की थी और उसका टमाटर अच्छा खासा उग गया था। फिल्म खत्म होने से पहले हम आयरन को थोड़ा शक वाला फेस बनाते देखते हैं, बट इट वॉज नॉट कंक्लूजिंग। तो पता नहीं वहाँ क्या हुआ था। पता नहीं नन का अगला पार्ट आएगा या नहीं। आ भी सकता है अगर ये फिल्म अच्छा कमाती है तो। वैसे हम यहाँ के मिड क्रेडिट सीन में हम मॉरिस को ज़रूर देख पाते हैं जिन्हें फादर गॉर्डन का कॉल आया था किसी केस के सिलसिले में। यानी कॉन्जरिंग सीरीज तो पक्का आगे चलेगी और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि फिल्म की कहानी कितनी ज़्यादा सिंपल थी। इनफैक्ट जब नन को वो रेलिक मिलने के बाद भी उसकी कोई खास नई पावर नहीं दिखी। मतलब जैसे वो पहले लोगों को मार रही थी वैसे अब भी मार रही थी। वही जो ट्विस्ट आया था उसका कोई खास सेंस नहीं बना। स्टिल वेल मेड फिल्म है, तो मन हो तो जाकर देख लो थिएटर में। और हाँ, अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं नन का पार्ट 1 एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वी विल मीट नेक्स्ट संडे एक ऐसे ही कहानी और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।